मोदी की पार्टी केजरीवाल पर फायर। पंजाब, गुजरात में, हिमाचल में, दिल्ली में हर जगह केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। तिहाड़ कांड में भी केजरीवाल की पार्टी फंसी हुई है। शराब कांड में भी केजरीवाल की पार्टी फंसी हुई है। दिल्ली में आज फिर धुआं गहरा है। दिल्ली वाले हर मिनट सांस की लड़ाई लड़ रहे हैं और केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी ने आज ऐसा क्या किया जिसे गुजरात में ग्राफ तो गिरा ही गिरा, दिल्ली में भी लोकल चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। क्या केजरीवाल चौथी हार के लिए तैयार हैं? क्या नवंबर में ही केजरीवाल को हार का ट्रेलर मिल गया है? क्या दिसंबर में केजरीवाल के सबसे बड़ी हार की पिक्चर रिलीज होगी? क्या हरियाणा के उपचुनाव में मिली हार केजरीवाल के लिए अलार्म की घंटी है? सोच रहे होंगे कैसे? आखिर एक विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार से केजरीवाल की 4 चुनाव में कैसे हार हो जाएगी, तो उसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले दिल्ली से सटे हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट के नतीजे देखें, फिर आगे का समीकरण समझाते हैं। आदमपुर विधानसभा सीट को बीजेपी ने 1991 के बाद पहली बार जीती है। कांग्रेस यहां दूसरे स्थान पर रही, लेकिन बीजेपी के जीत का अंतर काफी बड़ा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। हरियाणा के आदमपुर सीट पर बीजेपी की जीत के मायने तब और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस जीत का बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बीजेपी 1991 से अब तक आदमपुर सीट पर 7 बार पार्टी का उम्मीदवार उतार चुकी थी, मगर एक बार भी जीत नहीं सकी। 5 बार तो बीजेपी के कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। आदमपुर विधानसभा चुनाव के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए हैं, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने इतिहास लिखा है, तो आम आदमी पार्टी की हार से उसके समीकरण और भी बिगड़ गए हैं। उपचुनाव में केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हुई, तो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के सर्वे जो आ रहे हैं, वहां भी केजरीवाल की हालत पतली ही नजर आ रही है। इंडिया टीवी और मेटराइज के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी गुजरात की 182 सीटों में से केवल 3 सीट पर ही जीत हासिल कर रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में तो केजरीवाल की पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। नवंबर का ये सर्वे अगर दिसंबर में रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ तो केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव तो दिल्ली में भी है और दिल्ली में प्रदूषण भी है, जो केजरीवाल के लिए काफी परेशानी बढ़ा रहा है। केजरीवाल इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी में काबिज हो सके, जिसके लिए वो दिल्ली से गंदगी दूर करने की बात कर रहे हैं, सड़कों और गलियों से कूड़ा साफ करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के आसमान को जहरीली हवाओं ने घेर रखा है, जिससे निपटना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करना सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बीजेपी एमसीडी के चुनाव में हर मंच, हर गली और हर वार्ड में उठाती रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। पिछले 5 दिन की बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल गंभीरता की श्रेणी तक पहुंच गया है। 6 नवंबर को दिल्ली का AQI लेवल 339, 5 नवंबर को दिल्ली का AQI लेवल 431, 4 नवंबर को दिल्ली का AQI लेवल 563, 3 नवंबर को दिल्ली का AQI लेवल 396, 2 नवंबर को दिल्ली का AQI लेवल 354। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में केजरीवाल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। दिल्ली के पालिका बाजार में मनोज तिवारी लोगों को मास्क बांट रहे थे। इस मास्क को मनोज तिवारी प्रदूषण से बचाने का उपाय बता रहे थे, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में घूम रहा है और केजरीवाल का पीछा पूरे चुनाव तक नहीं छोड़ेगा। ये 7वां वर्ष है जब मैं लगातार इस महीने में हमें मास्क बांटने की आवश्यकता पड़ती है, ये जानते हुए कि मैं पूरे दिल्ली के लोगों को मास्क नहीं बांट सकता, फिर भी मेरी कोशिश है कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाऊं कि आप अपनी सुरक्षा
इस महीने 2 महीने इस पोल्यूशन से जो दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है अपने को बचा लो, क्योंकि दिल्ली के लोगों का जीवन खतरे में है। इस समय जहां हम खड़े हैं वहां की AQI 400 के ऊपर है। 400 से ऊपर की AQI प्रदूषण का स्तर, हम डेंगू हमें होता है तो हमें तुरंत खतरा पता चलता है, हमें और बीमारी होगी तो तुरंत पता चलता है। पोल्यूशन का जो असर है वो धीरे धीरे असर करता है और बहुत जानलेवा हो रहा है। सो मैं केवल एक लोगों में एक जन जागरण जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली बताई जा रही है। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के खेतों में पराली धड़ल्ले से जल रही है और इसका असर दिल्ली में दिख रहा है, जहां आसमान काला होता जा रहा है और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पिछले साल जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की पराली को जिम्मेदार ठहराया था। अब दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लिहाजा दोनों राज्यों में सवाल केजरीवाल से हो रहे हैं, जिसका सीधा जवाब देने के बजाय केजरीवाल बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और 1 साल का वक्त मांग रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। केजरीवाल की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। पंजाब में पराली पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा जल रही है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार सवाल भी उठा रही है। पराली की परेशानी तो हरियाणा में भी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने पराली की समस्या को अच्छे से टैकल किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री का दावा है कि इस साल हरियाणा में पिछले साल की तुलना में कम पराली जली है। हरियाणा में इस साल पराली जलाने के 2377 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 28% कम है। तो वहीं पंजाब में पराली जलाने के इस साल 24,146 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। हरियाणा ने पराली को कम किया और ये केवल 2022 में ऐसा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। हरियाणा सरकार पराली पर फोकस होकर काम कर रही है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। हरियाणा में साल 2016 में पराली जलाने की 15,686 घटनाएं हुई थीं। साल 2017 में पराली जलाने के मामले कुछ कम हुए और 13,085 मामले सामने आए। तो वहीं 2018 में पराली जलाने के करीब 9,225 मामले सामने आए। साल 2019 में 6,364 मामले और साल 2020 में करीब 4,202 पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं। तो वहीं इस साल अब तक 2022 में पराली प्रबंधन के लिए कारगर उपाय करने पर सिर्फ 2,377 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पराली प्रबंधन पर हरियाणा की खट्टर सरकार का काम काफी अच्छा है। सरकार ने किसानों से मिलकर बात की, किसानों के लिए योजनाएं चला रही है। पराली को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि किस वजह से हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए। पराली न जलाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया है। राज्य में उचित प्रबंधन पर पराली बेचने वाले किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इंसेंटिव दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों उपकरणों पर 50% तक सब्सिडी दी गई है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार 80% तक सब्सिडी मुहैया करवा रही है। गौशालाओं को पराली देने पर 1,500 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खट्टर सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है।
वहीं बड़े बड़े वादे करके पंजाब में आई आम आदमी पार्टी दिल्ली की ही तरह बहाने बना रही है, ब्लेम गेम खेल रही है। किसानों की अपनी मजबूरी है, किसान सरकार से मदद चाहते हैं, खासकर छोटे किसान जो साधन संपन्न नहीं है। पराली को लेकर किसानों की 2 बार मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान से हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। किसानों ने पराली नहीं जलाने की एवज में सरकार से 2500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मांगा था, जिससे पराली को किसी दूसरी तकनीक से नष्ट किया जा सके। लेकिन पंजाब सरकार ने बजट की कमी का हवाला दिया था। देखो, 2 प्रस्ताव हमने भेजे थे। एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे। 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास। वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूं की बीज देगा। लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं। उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी। वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीजन हो गया तो अगला सीजन तक तो कम से कम कर लें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उन्हीं की पाठशाला से पढ़कर भगवंत मान भी पंजाब की कुर्सी तक पहुंचे और वो भी वही कर रहे हैं जो केजरीवाल करते हैं, ब्लेम गेम। जबकि भगवंत मान को अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा से कुछ सीखना चाहिए। केजरीवाल के सामने 3 चुनाव हैं और उनके सामने 3 परेशानियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की परेशानी पूरे एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के लिए हिमाचल और गुजरात में लगातार पीछा करेगा। तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर बम से 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाकर केजरीवाल के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हिंदू नेता सुधीर सूरी के मर्डर ने सीधे सवाल पंजाब की कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं, क्योंकि मर्डर पुलिस के सामने सरेआम हुआ है। ये जानकर हैरान हो जाएंगे आप। सुधीर सूरी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, फिर भी सूरी की हत्या हो गई। सूरी की हत्या में खालिस्तानी लिंक भी सामने आ रही है, जो पंजाब में बिगड़ते कानून व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। शुरुआती जांच में सूरी मर्डर का सीधा लिंक खालिस्तानी आतंकी पंजाब और कनाडा में बैठे खालिस्तानियों से जुड़ता मिला है। सुधीर सूरी का हिंदू हिंदू करना पंजाब में खालिस्तानी सोच वालों को चुभ रहा था, तो लेकर बैठे धरने के मौके पर फायदा उठाकर शेंडी ने सुधीर सूरी की हत्या कर दी। शिवसेना लीडर और हिंदू नेता सुधीर सूरी का आज अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं उनके बेटे मानक सूरी ने उनको मुखाग्नि दी है। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के पास जो शमशान घाट है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और 12 बजे जो है शव यात्रा उनके घर से शुरू हुई थी और करीब जो काफ़ी लंबा जो रास्ता था उसको तय करते हुए जो यहाँ पर अब 2 बजे के आसपास जो है अब उनको मुखाग्नि यहाँ पर उनके बेटे ने दी है। आप देख सकते हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया है और लगातार जिस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में कत्ल कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो लोगों में एक डर के साथ साथ रोष भी काफ़ी था। और कल इसको देखते हुए यहाँ पर बाकायदा रेलवे जो लाइन थी उसको भी जो था जाम कर दिया गया था। परिवार वालों की तरफ से उनका ये कहना था कि उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान रहे हैं। बाद देर रात प्रशासन की तरफ से जब मांगे मानी गई तो उसके बाद आज वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे और अब उनका अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। बहरहाल जिस तरह से पंजाब के अंदर लगातार माहौल जो बन रहा है, इसमें अमृतपाल का नाम सामने आ रहा है और अमृतपाल को पुलिस ने नज़र बंद भी कर दिया है मोगा में। बावजूद इसके लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और हालांकि अभी प्रशासन जो है उसका ये कहना है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है। बहरहाल जो सुधीर सूरी हैं, हिंदू नेता थे और शिवसेना के यहाँ पर नेता थे, उनको आज पंचतत्व में यहाँ पे जो है वो विलीन हो गए हैं। अंतिम संस्कार परिवार द्वारा कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।